चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए प्रकाश के परावर्तन में लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में क्या F=R/2 है ना। आज तुम्हारा इस क्लास का क्या है जी, इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। समझा, इस चैप्टर आज के बाद क्या हो जाएगा, खत्म। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। देखिए हम लोग इसके पीछे क्या क्या पढ़ चुके थे, पहले बताओ। अवतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब बन रहा था वो सब पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद हम पढ़ लिए थे क्या जी, उसको बोलते हैं, उसका उपयोग पढ़ लिए थे, कैसा उसमें किरण आरेख होता है सब पढ़ लिए थे, है ना। उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख को हम लोग देख लिए थे, समझे। ये सभी चीजों को हम लोग देख के अपना काम कर लिए हैं, आप लोग को सब पीडीएफ भी दे दिए हैं। आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहले उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब पहले बनता है याद रखिएगा, हम ही बता चुके थे, आपको बता चुके हैं ना कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। लिख के दिया हुआ भी कि लिख के नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ छोटी पीडीएफ में। नहीं तो हम बता दिए थे जब पढ़ा रहे थे ना, उत्तल दर्पण में जब हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध कर रहे थे तो उस समय हम आप लोग को ये बता दिए थे कैसे प्रतिबिंब इसका बनता है। कैसा बनता है जी, यहाँ पे बनता है आभासी, और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है ना, सीधा बनता है। ये बस इतना ही एकरा में याद आप लोग को रखना था, ये हम आप लोग को बखूबी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति प्राकृतिक और उनके आकार साइज कैसा होता है। तो देखना जब अनंत पर होगा ना, तो अनंत पर होगा तो एकदम छोटा होगा। कितना होगा जी, बहुत ज्यादा छोटा होगा, समझे। कितना छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि अनंत से प्रकाश आएगा और टकराएगा, सीधे कहां जाएगा जी, फोकस पर जाएगा। फोकस पर जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, बहुत छोटा बनेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहां पर है कि अगर कोई भी स्थान पर अगर उत्तल दर्पण के कोई भी स्थान पर अगर रखा हुआ रहता है, समझे, कोई भी स्थान पर अगर रखा हुआ रहता है वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है जी, दर्पण और फोकस के बीच में बनता है, छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, और वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, ठीक है। हाँ यहाँ पर जैसे, हाँ ठीक। अब इसका उपयोग देखिए, उपयोग क्या है जी, बताओ यहाँ पे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पहला, ये आप लोग याद रखिएगा, हम बता भी चुके हैं। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग आप लोग को यही याद रखना है कि उत्तल दर्पण का पहला उपयोग होता है साइड मिरर में होता है। बताए थे ना कि पश्चिम मिरर में, बोलो, बोले थे ना। तो पश्चिम मिरर में होता है, मतलब क्या जी, साइड मिरर में होता है, समझे। साइड मतलब क्या, जो ऐनकवा पीछे लगा रहता है से, चाहे गाड़ी चल रहा है से, ऐसे जो पीछे लगा रहता है ना। तो वो वाला जो ऐनकवा होता है उसी में क्या रहता है जी, हाँ उसी को साइड में कहता है। उसमें कौन सा लेंस दर्पण रहता है, दर्पण रहता है उत्तल, है ना। फिर उसके बाद देखो मोटर गाड़ी जितना भी ट्रक वाला जितना भी बस वाला साइड मिरर में उसका उपयोग करते हैं। साइड मिरर का मतलब फर्स्ट मिरर भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका उपयोग जो होता है सिग्नल के पास भी होता है, समझा ना। फिर एक होता है लाफिंग, क्या होता है, गैलरी होता है, जो हंसने के लिए होता है ना। मुंह बना देगा तो उल्लू जैसन, लाफिंग गैलरी में तुम जाएगा चाहे उसको रखेगा ना, तो मुंह तो ऐसे करेगा तो छितार को तो लगेगा, ऐसे कर दिया मुंह, समझा। ओकरा ओकरा में करते हैं, कितना में एकदम पतला कर देगा, ऐसे चिपका देगा, ले एकदम उल्लू बन गया है, मोटा ताजा, अब बन जाएगा उल्लू फिर, ठीक है। ये हो जाता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्या होता है जी, एटीएम मशीनों में भी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पे और एटीएम मशीन में भी, इस सब में भी उपयोग किया जाता है। आए एटीएम में
वो जाते हैं तो दिखने के लिए रहता है, समझा, कि पैसा कैसे निकाल रहे हैं। ठीक, फेस आ रहा है, वो कहा से परावर्तित जाएगा और लेंसवा में पड़ जाता है किरण। ठीक है, चलिए, तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, बता भी चुके थे आप लोगों को हम, और आज भी इसमें बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है जी, एफ इक्वल टू आर बाई टू को सिद्ध करना है, किसमें, एफ इक्वल टू आर बाई टू को उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें। ठीक, देखिए यहां पे एक तो समय रे गइल। चलो देखो इधर, आप लोग यहाँ पर याद रखिए, ये पी है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं जी, डी मान लेते हैं, समझे ना। फिगर को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। ये आपका क्या है जी, फिगर है ना। फिगर में पहले क्या बता रहा है, देखो पहले समझ, फिगर समझ में कुछ आ रहा है, बताओ, बोलो प्रेम, समझ में आ रहा है, पवन, क्या इनमें समझ में कुछ आ रहा है छोटी, नहीं ना। देखो हम पहले बता रहे हैं, आप लोग को सुनिए यहाँ पे। देखो इधर, यहां पहले है क्या, एक एम और एम डैश एगो, एम डैश एगो उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव पी है, और यहां पर ही क्या है जी, एगो यहां पर मुख्य अक्ष खींचा हुआ है, समझे। इस मुख्य अक्ष पर क्या है जी, यहाँ पर इसके समांतर वो किरण आ रहा है, जो दर्पण से टकरा कर क्या कर रहा है जी, इसी की ओर लौट जा रहा है वापस, है ना। हाँ, बीच में अभिलंब है, नॉर्मल, हम देखो एन का मतलब नॉर्मल, समझे। ये किरण क्या था जी, किरण का नाम ए था, ए और डी किरण है, समझे। ये किरण आ रहा है और लौट कर किधर चल जा रहा है जी, इधर बी की ओर चला जा रहा है, समझे, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। ये किरण आ रहा है और ऐसे करके ये जा रहा है, इसके बीच में वो विलंब खींचा हुआ है, जो वक्ता केंद्र से यहां मिलाया हुआ है, समझे। अब एकरा में देखिए, आप लोग जानते हैं ना जी, कि जब ये वाला एन यानी नॉर्मल और ये वाला ए किरण के बीच में ये जो बनेगा प्रतिबिंब, ये वाला जो बनेगा कोण है, ये कोण क्या कहलाएगा जी, आई, क्या कहलाएगा छोटी, आई कहलाएगा। क्यों आई कहलाएगा, आई क्यों कहलाएगा, बोलो। क्योंकि इस देखो, ये आपतित किरण है, आई अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, यानी आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से, समझाया, बताओ। अब यहां पर देखो, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला कौन है किरण जी, ये परावर्तन कोण है ना, परावर्तित किरण है ना। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनेगा प्रतिबिंब, उसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे, क्या बोलेंगे जी, आर, यानी परावर्तक कोण बोलेंगे, समझे ना। कोई यहां पर दिक्कत नहीं ना, बोलो छोटू। प्रतिबिंब इसमें कहां बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, प्रतिबिंब में हम नहीं बनना है, समझा। यहाँ पर किरण आरेख द्वारा है, एफ इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, इसके और इसके बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं,
समझे ना? फोकस और गोलीय क्या वक्ता केंद्र के बीच के संबंध को दर्शा रहे हैं हम। ठीक है, हो गया इतना। अब चलिए देखते हैं आगे में, इसको छोटा करते हैं हम। चलिए यहीं पे पहले सब देखना है। देखिए ला यहाँ पे, आपको नहीं लग रहा है कि जब ये वाला किरण जब आ रहा था सीधे चल रहा था, अगर यहाँ पे कोई माध्यम न होता तो ये डायरेक्ट सीधे चला जाता? ए, हम यहाँ बताए अभी कि ये वाला किरण जो है ऐसे जा रहा था, एक माध्यम आ गया तो टकरा के वापस चल गया इधर में है। अगर ये माध्यम नहीं आता तो डायरेक्ट सीधे चला जाता, चल जाता ना? तो यहां पर देखो ए बी सी डी, यहां पर इसको मान लेते हैं ई। क्या मान लेते हैं जी? ई। समझे? इतना मान चुके हैं तो अब देखो यहां पे फिगर पर ध्यान देना, अब लिखना बंद करो। अब देखो ये वाला किरण तो ये है ना? और ये देखो यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां से एगो यहां पर ई अभिलंब है, डॉट डॉट लाइन में तुमको दर्शाया हुआ क्या है जी? ये अभिलंब है। ठीक है, और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला एफ है, ये सी है ना? ये वाला क्या है जी? ए है, ये एन है, ये बी है, और ये क्या है जी? ई है, और ये वाला तुम्हारा क्या है जी? सी है। देखो तो ये कोण का मान, हाई वाला कोण के मान, यानी हाई कोण के मान आई एक बराबर हो रहा है, हाई वाला कोण के मान हाई वाला से क्या हो रहा है जी? बराबर हो रहा है। हो रहा है ना? तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, देखो कौन किसके नियम से होगा जी? एगो नियम होता है, पता है कौन नियम है? सममुख कोण। कौन होता है जी? सममुख कोण। देखो ई वाला, और क्या हो जाएगा जी? ई वाला ना, यहां उल्टा कर दिए हम। देखो यहाँ पे अपने से ध्यान यहाँ पर देना बढ़िया से, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये वाला है ए, आई वाला है ई। ठीक, यहां पर देखो ये वाला तो तुम्हारा आई था, एन है वाला आई, और ये वाला क्या है तुम्हारा जी? यहां से ई, यानी यहां पर तुम खींच सकते हो यहां पर सी। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मल है, तो यहां पर देखो ई वाला कोण आई है, समझे ना? तो नहीं दिख रहा कि जितना हाई कोण है उतना ही से हाई कोण बना रहा है। ए, यहां बताते हैं, देखती उधर में है, या नहीं बुझा रहा कि ई वाला जितना कोण है उतना ही कोण का ई बना हुआ है? बना हुआ है ना? तो यहां पर लिख देंगे क्या? आई। कौन कौन के नियम से जी? सममुख कोण के नियम से। कौन कौन के नियम से जी? सम्मुख कोण के नियम से। ठीक, अब फिर देखो यहां पे ये वाला तुम्हारा ये था, ये वाला, और ये वाला ये है, मतलब ये वाला कौन है जी? बी है, आई एफ है, यहां पर एन है, यहां पर सी है। समझे? अब एकरा में देखो तो हाई कोण के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कोण आर है, ये कोण के बराबर होकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, आर से बराबर हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण के नियम से कि बराबर है। यहां पर लिख देंगे हम लोग कि कोण ए, यहां पे क्या था? डी था ना जी? डी, यहां डी, तो कोण ए क्या? डी एन बराबर है कोण ई डी सी के। कौन कौन के नियम से जी? सममुख कोण के नियम से। फिर यहां पर लिख देंगे क्या जी? कोण क्या बोलेंगे यहां पर? कोण एन, एन
डी बी बराबर है कोण सी डी एफ के। यहां पर समझ में आया? बताओ पहले, कोई यहां पर दिक्कत नहीं ना? यहां पर कोई दिक्कत, यहां पर कोई यहां पर दिक्कत नहीं। इतना आपको आ गया एकड़ से एकांतर कोण का एकांतर कोण के नियम से। इसको मान लो समीकरण 1 है, इसको मान लो समीकरण 2 है ना। अब चलो देखते हैं फिर से एक बारी। अब ई पट्टी से हम लोग किधर प्रवेश कर गए हैं जी? ई पट्टी आ गए हैं। आ गई पट्टी ना सब मुख कोण के नियम लगा के। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहां पर हम लोग ऐसे करेंगे, एगो ऐसे खींच रहे हैं। आप लोग को नहीं दिख रहा है कि हाई वाला एगो एकदम सीधी रेखा है, एगो हाई वाला एकदम सीधी रेखा है ना। इस सीधी रेखा को कौन रेखा कट कर रहा है जी? यहां पर ये रेखा कट कर रहा है ना कट, तो यहां पर ऐसे खींच दिए, कट कर रहा है, समझे? अब जैसे ही कोई सीधी रेखा को कट करेगा तो ये क्या कहलाएगा जी? ये कहलाएगा तुम्हारा डी, ये वाला कहलाएगा ई, और ये वाला कहलाएगा सी, ये वाला कहलाएगा क्या जी? चलो इतना हो गया, ठीक है। तो देखो इस कोण के लिए अगर देखते हैं, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो क्या होगा बताओ? ये वाला कोण तो आई हो गया है, ये वाला क्या हो गया है जी? आर हो गया है ना। हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम से, यहाँ पहले एक स्टेप हम छोड़ दिए हैं। परावर्तन के नियम हम लगाना भूल अभी छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़े हैं? कि पहले हम आप लोग को फिगर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं जी? फिगर समझा रहे हैं, समझे ना। तो इतना आप पहले समझ गए तो बोलिए। अब चलते हैं पहले परावर्तन के नियम से। किसके नियम से चलते हैं जी? परावर्तन के नियम से चलते हैं। ये सब आप लोग को समझाना था, खाली इतना समझ गए आप लोग ना। चलिए परावर्तन के नियम से चलते हैं। अब बताइए पहले परावर्तन का नियम क्या कहता है? बताइए, परावर्तन का नियम क्या कहता है जी? कोण आई बराबर कोण आर। तो यहां पे पहले बताइए, ये अपने मन से लिख ना लीजिएगा जी, कि माना कि M1 M डैश जो है ना, कि लिखना पड़ेगा, बताओ लिखना पड़ेगा। माना कि M डैश एक उत्तल दर्पण है, जिसका जिसके लिखते हैं, जिसके, चलो लिख रहे हैं तो लोग लिख लो, जिसके मुख्य अक्ष, जिसके मुख्य अक्ष पर जिसके मुख्य अक्ष के जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एडी किरण आकर दर्पण से टकराकर फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है जी? प्रतीत होता है, समझे? आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ा सकते हैं अपने तो मन से। आप लिख दो कि एक बीच में क्या खींचा गया है, जो वक्ता केंद्र पर एन और एन डैश क्या खींचा गया है। हाँ, ये तो पढ़ना है, मेन है, फिगर है। जाओ, यहाँ पे तुम और लिख सकती है, वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र पर n से एक अभिलंब खींचा गया है। अब यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं कि एकांत सम्मुख कोण क्या होता है, सब कोण क्या क्या होता है, सब हम आप लोग को दिखा दिए। इसलिए यहाँ बता रहे थे कि आप लोग समझ जाइए पहले से, और उसके बाद वहां पे आराम से निकाल के चल दे। ठीक है, ये लड़की वाला जींस पहन ले है जी। हाँ, आए नैनी जींस है। कैसे है, कौन बैगी जींस है? औसन तो लवलिया पहन ले है तो ऐसा देखो, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना? क्या लिखे हैं जी? परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई का मान धुंधला हो जा रहा है, अपने आप जुम हो रहा है। अरे भाई इससे कैसे हो रहा है जी? ना ना है, इथी हो रहा है कभी कभी। एक सेकंड, अरे भाई सहो आराम से। ठीक है नहीं अब सही है, अब लॉक हो गया। हो गया ना? चलो देखते हैं परावर्तन के नियम से क्या होगा जी, बताओ पहले। कोण आई का मान कितना है? ए डी एन। कितना है जी? कोण ए डी एन बराबर, फिर क्या हो जाएगा जी? बी डी एन, बी कोण बी डी एन, बी डी एन, है ना? इसको समीकरण 1 मानो, समझे? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पर है इतना लिख दिए, है ना? कोई यहाँ पर दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो सम्मुख कोण के नियम से, सम्मुख सम्मुख कोण के नियम से, ठीक है? सम्मुख कोण के नियम से क्या हो जाएगा? इसके लिए देखो दानी, ए डी एन सी ई, है ना? यहां पर देखो ये कोण क्या है? आई, आई क्या है जी? आई, ये भी आई ना हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, आई हो जाएगा ई, आई, ठीक है? अब देखो यहाँ पर सम्मुख कोण के नियम से क्या लिख देंगे? कोण ए एन डी बराबर क्या हो जाएगा जी? यहां पर बोलो, यहां हो जाएगा कौन सी, कौन सी डी ई। इसको समीकरण क्या मानते हैं जी? 2 मानते हैं, है ना? अब देखिए लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना? अब यहां पर देखो डायरेक्ट कर लेते हैं समीकरण में, हाई वाला तरफ देखो, आई देखो सेम है ना जी?
सेम है कि नहीं है? AND बोलो चाहे ADN बोलो, सेम है। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल, उतार देंगे BDN बराबर क्या हो जाएगा जी, कोण CDE हो जाएगा। समीकरण से क्या मानो, 3 मानो। समझे? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हो गया जी, यहां पर मानेंगे फिर से है ना। जब यहां फिर से मानेंगे तो फिर से सम्मुख कोण यहां पर लाएंगे। एक सेकेंड, BD, हाँ सही है। सम्मुख कोण फिर से लाएंगे, फिर से सम्मुख कोण के नियम से क्या होगा जी, फिर सम्मुख कोण के नियम देखो कौन सा फिगर देखो यहाँ पे, ये वाला हो गया कौन, ये वाला आपका हो जाएगा कौन जी, NDE वाला, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा D, आई वाला हो जाएगा C, आई वाला क्या हो, सॉरी F है, आई हो जाएगा C, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाई वाला कोण R है, आई वाला कोण क्या है जी, R है। तो यहाँ पर त्रिभुज NBD बराबर में क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर FDC, यही होगा ना। यहां पर देखो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, BDN समीकरण कितना माने जी, 4 मानो। इसको कितना माने, समीकरण 4, है ना। अब देखो यहाँ पे जब समीकरण इसको 4 माने हैं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर जाएंगे समीकरण 3 और 4 से। यहां पर देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है ना जी, तो ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो बचा से उतार दो। ये कितना हो जाएगा बताओ, कोण CDF बराबर क्या हो जाएगा जी, त्रिभुज FDC, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग क्या जी, इसको हम लोग मान लिए कितना, इसको मान लेते हैं समीकरण 5, समझे। अब लिखेंगे एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से है ना, एकांतर कोण के नियम से। तो एकांतर कोण देखो क्या है जी, यहां पर ये वाला एकांतर कोण है ना। तो यहां पर ही क्या है जी, D, ये वाला क्या है, यहां पे है P, आई वाला क्या है छोटी, ये वाला तुम्हारा है E, यही है ना। यहाँ पे क्या है जी, C है, समझे ना। यहां पर ये वाला देखो, ये वाला है F, समझे। तो एक का हुआ जी को जिसके पास गरल हो, क्षमा वही कर सकता है जिसके पास में क्या हो, क्षमता हो क्षमा करने के लिए, है ना। बस यही बात है और क्या, ठीक। चलो इधर देखो, तो हम लोग देखते हैं क्या जी, एकांतर कोण के नियम से ये वाला कोण क्या है जी, I है, ये वाला क्या है जी, R है ना। यहाँ पर एकांतर कोण के नियम से देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, देखो यहाँ पर, तो ये वाला कोण जो हो जाएगा ना, ये वाला यहां पर हो जाएगा कोण ए, यहां पर हो जाएगा ED, और क्या हो जाएगा जी, जानते हो ना कि एकांतर कोण में क्या होता है, हाई वाला कोण, हाई वाला कोण क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EDC बराबर क्या हो जाएगा जी, यहां पर क्या हो जाएगा, C के लिए निकालना है, तो कोण DCF क्या हो जाएगा यहां पर जी,
यहां मान लेते हैं कांतर कोण के नियम से इसको समीकरण मानते हैं 6। अब लिखते हैं समीकरण 5 और 6 से। समीकरण 5 और 6 से समझें। जब समीकरण 5 और 6 से लिखेंगे तब क्या हो जाएगा यहां पर जी, यहां पर देखो तुमको एक साइड दिखेगा क्या, एक साइड फुल्ली वही दिखेगा, समझें। एक साइड कौन दिख रहा है तुमको, फुल्ली वही जी। यहां पर एक सेकेंड, सी डी ई यहां पर न था जी, यहां पर ई न था, ई यहां पर ई था। तो देखो हाई वाला और हाई वाला एक ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ई डी सी, या तुम बोलो ई डी सी, बता बराबर है ना है जी, बराबर है तो इसको क्या कर देंगे कैंसिल। यहां पर क्या आ जाएगा, बच जाएगा कौन एफ डी सी, बराबरा में क्या बच जाएगा जी, कौन डी सी एफ, है ना। यहां पर लिख देंगे क्या जी, यहां पर फिर इतना हो गया हमको मिल गया, लिखेंगे यहां पर कौन एफ डी सी क्या है जी, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है जी, ई वाला में देखो समद्विबाहु मतलब क्या, कि जिसका दो गो भुजा क्या होगा जी, बराबर होगा, ये वाला और ये वाला भुजा बराबर, ये वाला आई है, ये भी वाला क्या है जी आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी आर है, तो हम पढ़े ना कौन आर कौन आई बराबर क्या हो जाएगा जी, कौन आर हो जाएगा ना कौन आर, समझे। तो ये आप लोग याद रखिए, कौन आई के यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। तो दो कौन जेकर बराबर होगा वो क्या कहलाएगा, दो गो जैसा कौन बराबर होगा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। तो यहाँ पर कौन समद्विबाहु था जी, यहाँ पर देखो तनी कौन था, यहाँ पर था एफ डी सी, चाहे यहाँ पर दोनों में से कोई एगो लिख सकते हैं, है ना, लिख दिए। ये क्या था जी, यहाँ पर देखो डी एफ सी, चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये वाला है आर, ये वाला है आई, यहां पर है एफ, यहां पर है सी, यहां पर है क्या जी डी, समझा। तो जानते हो ना कि इसके लिए इसके एकड़ लंब को लिखो तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर बताओ ये कितना हो जाएगा, डीसी डी एफ हो जाएगा, डी एफ, और इसके लिए ये वाला कोण को लिखो तो ये कितना हो जाएगा जी, एफ सी हो जाएगा ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लिख सकते हैं कि डी लिखेंगे द्वारक बहुत छोटा होने के कारण डी के स्थान, डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं जी बताओ, डी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझे ना। तो यहां पर देखो, यहां पर लिख देंगे क्या जी डी, यहां पर डी के स्थान पर क्या लिख देंगे पी, क्या लिखेंगे पी, एफ बराबर में एफ सी, है ना। इसको मान लो समीकरण कितना जी 7, यहां लिख दो समीकरण 7 में, समीकरण 7 में क्या करने पर, समीकरण 7 में पी एफ से पी एफ को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो यहां पर देखो पी एफ, एकरा में क्या जोड़ दो जी पी एफ बराबरा में, बराबरा में क्या है जी एफ सी, प्लस में क्या जोड़ दो यहां पर पी एफ जोड़ दो, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया जी
2pf हो गया। लेकिन एकरा में देखो तो छोटी, यहां पर ये देखो तुम, यहां पर ई वाला कौन है, पीसी, सॉरी एफसी, और ये वाला कौन है जी, ये वाला है पीएफ। तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो पूरा नहीं आ जाएगा, एफ पीसी आ जाएगा ना। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना जी, यहां पर पीसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पीसी आ जाएगा, है ना। जब पीसी आ जाएगा, देखो हम लोग जानते हैं कि पीएफ बराबर क्या होता है, एफ होता है ना। और पीसी बराबर क्या होता है जी, आर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2pf के जगह पर क्या लिख देंगे जी, एफ लिख देंगे, और पीसी की जगह पर आर। और यहाँ पर एफ इधर रह जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इधर गुना में तो इधर भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रूफ। हाँ हो गया ना, काम खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा और रुको, अभी मत उतारो, एगो और चीज है, उसको आवर्धन है। तो आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा ज्यादा लेके फिर अपना उतार लेना सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आवर्धन है, तो आवर्धन में क्या है छोटे, तो आवर्धन देखे, तुमसे कोई पूछ दे कि आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन यही बताना है कि वह प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब बटा में क्या हो जाएगा जी, वस्तु की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाता है, आवर्धन। तो यहां पर याद रखना, आवर्धन का फॉर्मूला देखो, आवर्धन को सूचित किससे करते हैं, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो अगर m लिखना हो, आवर्धन लिखना हो, तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बटा में क्या लिखेंगे, वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई लिख दिए। यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, यही डिफिनीशन में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहां पर देखो h से सूचित करते हैं, समझी, सॉरी वस्तु के ऊंचाई को किससे करते हैं सूचित जी, h वस्तु की ऊंचाई को करते हैं h से, और वस्तु के दूरी को करते हैं u से, समझी। वस्तु के ऊंचाई को h से सूचित करते हैं, है ना। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे करते हैं सूचित जी, h डैश से, किससे करते हैं, h डैश से करते हैं। तो यहां पर लिखने के लिए होगा तो क्या लिख देंगे, m इक्वल टू क्या, h डैश, अब बटा में क्या लिख देंगे, h, समझे, है ना। और यहां पर देखो, अगर आवर्धन में प्रतिबिंब की दूरी से निकालना हो, तो प्रतिबिंब की दूरी से निकालने के लिए हो तो क्या कर देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे भी, वस्तु के ऊंचाई पर क्या लिख देंगे जी, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई पर भी, और इसके ऊंचाई पर क्या लिख देंगे, u। मतलब क्या कि m इक्वल टू क्या लिख देंगे जी, भी बराबर में u। काम हो गया खत्म, समझे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ये होता है, इसका ऊंचाई ये होता है ना। इसके बराबर में ये आएगा, इसके बराबर में ये आएगा, समझे। अब यहां पर देखो, शांत रहो, थोड़ा सा बाद में करना 1 मिनट के बाद। देखो, प्राय वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है, इसलिए क्या होगा जी, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, धनात्मक। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग पढ़े होंगे कि जब हम लोग किसी वस्तु को इस अक्ष के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है जी, वो धनात्मक होता है ना। और जब इसके नीचे में रखते तो क्या हो जाता है जी, ऋणात्मक होता है। क्या होता है यहाँ पर, ऋणात्मक होता है। इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं कि यहां पर एकरा में क्या रहेगा, माइनस, तो ओवरऑल यहां पर हम लोग माइनस दे देते हैं, यहां पर ओवरऑल क्या देते हैं जी, माइनस दे देते हैं। हाँ बीचे बीचे होगा, वही बीचे बीचे लिखे हैं,
यानी ऐसे m इक्वल टू माइनस एच डैश बराबर में क्या हो जाएगा, h। ठीक, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं इतना इक्वल टू भी बटा में यहां पर इतना लिखते हैं, समझे। इतना भी लिख सकते हैं, इसको माइनस में रखते हैं, समझे ना। चलिए अब इधर देखिए, तो यहां पर समझे ना जी कि वस्तु कैसे में होगा जी, धनात्मक में। क्यों धनात्मक में होगा छोटी, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर है। मुख्य अक्ष के जो ऊपर रहता है वो क्या कहलाता है, धनात्मक में। अब प्रतिबिंब कहाँ रहता है, मुख्य अक्ष के नीचे। देखो यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे है ना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो नीचे रहेगा तो क्या कहलाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी यहाँ पर, ऋणात्मक होगा, समझे ना। यहाँ पे आवर्धन यानी क्या है यहाँ पर जी, आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक है। m का धना m जो होता है उसका धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब में होता है। याद रखना, ये जो आवर्धन है इसका प्लस में अगर मान कहीं पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा जी, आभासी रहेगा। कैसा रहेगा, आभासी। अगर प्रतिबिंब का मान कितना रहेगा, माइनस में रहेगा, तो इसका मान कैसा रहेगा जी, इसका प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। ये सब वास्तविक, ये सब तुमको किसमें पूछा जाएगा, बताओ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, समझे। तो आज ये चैप्टर क्या हो गया जी, आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, तो 3 चैप्टर आप लोग का साइंस में हो गया खत्म, 2 महीना में 3 चैप्टर, समझे। चलो, तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग इसको उतार लीजिए। क्या, अरे लोल, हम तो मार खाइए गए, तू खा ले का।